आ, नमस्कार। जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं आनंद शंकर श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं ये स्टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, जैसा कि पता है, ये स्टॉक एक ऐसा मंच है जो हमें अवसर प्रदान करता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा जगत के से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग, विज्ञजन, जो हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संदर्भ में विशेष उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, हमें उसके नवाचार से अवगत करा सकते हैं और उसके बारे में विशेष जानकारी दे सकते हैं। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज इस नए एपिसोड में एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा जगत के बहुचर्चित, एक नामचीन, अनुभवी एक हस्ती, जिनके बारे में मुझे लगता है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनकी उपलब्धियों के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, वो बहुत ही कम होगी। मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक टॉक्स में। मैं अपने नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अपने श्रोताजनों को प्रोफेसर जी का थोड़ा सा ब्रीफ परिचय देना चाहूंगा। जैसा कि मित्रों मैंने बताया कि प्रोफेसर साहब, इनके पास 25 वर्षों का एक बहुत ही लंबा अनुभव है। प्रोफेसर साहब स्पेशली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत में एक बहुचर्चित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने फार्मास्यूटिक्स और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। 25 वर्षों के अनुभव के साथ साथ माननीय प्रोफेसर जी अल्केमी रिसर्च लैब, अटवल लाइफ साइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अनेकों अनुसंधान परियोजनाओं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नेतृत्व किया। इसके साथ ही वो एक प्रतिष्ठित फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, जहां उन्होंने शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए अनेक विद्यार्थियों का शिक्षण और मार्गदर्शन किया है और आज भी ये सतत रूप से करते आ रहे हैं। प्रोफेसर सिंह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सक्रिय हैं, जहां उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति के विकास को, पहचान को एक बहुत ही एक उच्च स्तर स्तर पे लाने का प्रयास किया है। अगर मैं प्रोफेसर सिंह की एकेडमिक उपलब्धियों के बारे में बात करूं, तो ये एम फॉर्म फार्मास्यूटिक्स और एमडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऑलरेडी उनकी ये उपलब्धि है। और इनकी उपलब्धि में एक अलग तरीके का अचीवमेंट जो निश्चित रूप से इन्हें और लोगों से अलग बनाता है, प्रोफेसर जी ने लगभग 5 ऐसी किताबें लिखी हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के कॉलेजों में चलाई जाती है। और अभी तक माननीय प्रोफेसर जी ने 21 ऐसे शोध पत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे शोध पत्र हैं जो अभी आने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा एक परिचय, लेकिन मुझे लगता है कि परिचय की अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो ये जो निर्धारित समय है, ये समय सीमा मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं होगी। एक बार फिर सर, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में आपका जुड़ाव हुआ और कैसे आप इस फील्ड में आपने अपने को जोड़ना सुनिश्चित किया सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे इस टॉक के लिए बुलाया यहाँ, और लाल सर का, जिन्होंने मतलब उनके साथ तो हमारी लंबे टाइम से जो है नजदीकी है, और टाइम टू टाइम उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं हम। तो सर, जैसा परिचय के बारे में आपने बता दिया, तो इतना विस्तृत आपने बता दिया, भी मुझे नहीं लगता भी कुछ और मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आने का जो है सर, 99 में मैं इस पैथी के टच में आया था। इसके बारे में मैंने सुना। उस टाइम पे कोई ज्यादा बुक्स नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी, नेट का भी नहीं टाइम था। तो उस दौर में ही मुझे लगा भी अल्टरनेटिव में ये आने वाले भविष्य की एक पैथी है। और उस टाइम से धीरे धीरे इसके साथ हमारा जुड़ाव रहा। हमारे काफी सारे मित्र थे जो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रोमोपैथी कर रहे थे। और साथ में उस टाइम पे मैंने अपना फार्मेसी का जो है स्टडी पूरा किया था। तो
अल्टरनेटिव में मतलब मुझे उसी टाइम ये पता लग गया था कि ये आने वाले भविष्य की पैथी है, तो मैं धीरे धीरे सर इसके साथ जुड़ा रहा। और 2017-18 से तो बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व होके पूरा, फिर हमने अपना फार्मेसी भी शुरू किया, और अपना इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर फ्री क्लासेस चलती है हमारी, और जो डॉक्टर्स हैं उनको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते हैं। जैसा आपने बताया, अभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं इलेक्ट्रोमोपैथी फाउंडेशन का, तो डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी हैं, उनके साथ हमारा रिसर्च एसोसिएशन चलता रहता है। बड़े भाई परमिंदर पांडे जी हैं, तो उनकी अगुवाई में सब चलता रहता है, हमारा क्लिनिकल रिसर्च टीम है। तो हम लोग टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर्स को अपडेट करने के लिए कोई शोध पत्र छापते हैं, या उनके जो सीएमएस वगैरह वो सारा कंडक्ट करते रहते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। सर, मैं आपको बता दूं कि एपिसोड की लॉन्च होने के पहले हम अपने टीम के साथ कुछ बैक ऑफिस वॉक करते हैं, और उसमें जो हमारे ऑडियंस है उनके तरफ से जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को हम अपने इनवाइटी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपके प्रोफाइल में है कि एल्केमी रिसर्च लैब, तो मैं जानना चाहूंगा कि एल्केमी रिसर्च लैब की रूपरेखा क्या है, कैसे इसकी कार्य प्रणाली है, और किस तरीके से ये फंक्शन करती है सर। सर बिल्कुल। सर अल्केमी रिसर्च लैब जो है, हमने जब इलेक्ट्रोमोपैथी में शुरुआती दौर में जब हमने काम किया, तो वहां एक बड़ी समस्या आ रही थी। ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं मिल रहे थे, ऑथेंटिक प्लांट्स नहीं मिल रहे थे, कुछ प्लांट्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे, कुछ मिथ्स भी थे। तो हमने क्या किया, एक टीम कंस्ट्रक्ट की, जिसमें एम फॉर्म लेवल के बीएमएस बीएचएमएस सब लोग हैं इसमें। तो डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी भी उस टीम में हमारे पूरे एक्टिव मेंबर है, क्योंकि आपको पता भी यूएसए एफडीए के वो रिव्यूअर है। तो हमने सबसे पहले प्लांट को आइडेंटिफाई किया सर। आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेचुरल हमारे हैबिटेट में थे वो प्लांट्स को हमने कलेक्ट किया, और उसके बाद जो यहाँ नहीं अवेलेबल थे, सेम हमने वही जो स्पीसीज उसकी वही फैमिली जो हमने फॉरेन से अरेंज करवाई। अरेंज करने के बाद हमने प्रॉपर अपना जो है स्पेद्रिक एसेंस बनाने का एक यूनिट इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया, और लगा के जी स्पेद्रिक एसेंस बना के, और ऑथेंटिक जो दवाइयाँ जो है हम देते हैं डॉक्टर्स को इसके थ्रू। तो मेन मोटिव जो हमारा वो रिसर्च का ये रहता है कि नए से नए टेक्निक्स और जो कोवेशन प्रोसेस है उसको कैसे अच्छा किया जाए, प्लांट्स की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, मेडिसिन की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो मेन जो है अल्केमी रिसर्च लैब के अंदर हमारी ये एक्टिविटी चलती है सर। जी। सर, जैसा कि मतलब मैं ये मान के चलूँ और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि एल्केमी रिसर्च स्पेशली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की मेडिसिन पे ही कार्यरत है, और इसका प्रचार प्रसार और जो मेडिसिन है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया आपके इस रिसर्च लैब के माध्यम से सर्कुलेट होती रही है। जी सर बिल्कुल। ऑथेंटिक जो है हमारे पास स्पेक्ट्रिक एसेंस है, पूरा जो है हम स्पेक्ट्रिक एसेंस भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात है सर, कोई हम क्रूड नहीं बेचते या कुछ ऐसा नहीं। स्पेक्ट्रिक एसेंस मीन स्पेक्ट्रिक एसेंस, वो कलरलेस रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसके अंदर फ्रेग्रेंस रहेगी स्पेक्ट्रिक एसेंस में, और जैसे जैसे हम उसको डिल्यूट करेंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो जाती रहेगी। उसके बाद वो ऑर्डरलेस भी हो जाएगा, टेस्टलेस भी हो जाएगा। तो ऑथेंटिक हम स्पेक्ट्रिक एसेंस बनाते हैं सर। उसके बाद उसका प्रॉपर डिल्यूशन, और सबसे जो बड़ी बात है सर, जो मॉडर्न कोबेशन मेथड है, वो कोबेशन मेथड को हम फॉलो करते हैं। बैटी जी ने जो हमें पूरा प्रोसेस दिया, उस बैटी जी के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। और उसके लिए प्रॉपर हमारे पास लैब है, टाइम टू टाइम आके जो डॉक्टर्स हैं वो उसको विजिट भी करते हैं। और अगर किसी को सीखना रहता है स्पेसिफिक बनाना, तो उसकी भी हम ट्रेनिंग का जो है हमने वहाँ प्रावधान रख रखा है। क्योंकि एक लैब जो है पूरे इंडिया में सारा जो है मेडिसिन नहीं सप्लाई कर पाएगी, तो हमें अच्छी लैब्स और अच्छे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करना है। तो इसीलिए हम उसमें स्पेसिफिक की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी एक जो रखते हैं प्रोग्राम। जी सर, जैसे हर एक चिकित्सा पद्धति में जो भी मेडिसिन बनाए जाते हैं उनका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वाकई में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में एल्केमी लैब पे क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा पैटर्न है जिसके माध्यम से दवाओं को बनाने का कार्य करती है? अगर इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो ये काफी उनके लिए लाभान्वित होगा और काफी जानकारी उन्हें प्राप्त होगी सर। जी जब हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग की शुरू की, तो काफी सारी समस्याएं हमें, जैसा अगर हम पुरानी बुक्स उठाएं, बैटी साहब के जो है सारे नोट्स उठाएं, तो उनमें सबसे पहले तो पार्ट यूज वर्ड यूज किया, वहां कहीं भी एमएल या परसेंटाइल या ऐसा कुछ यूज नहीं किया। तो जी पार्ट्स यूज करने के लिए हमें काफी ये रिसर्च करनी पड़ी सर, पार्ट्स यूज ही क्यों उन्होंने किया, उन्होंने उसको एमएल में या उसको परसेंटेज में क्यों नहीं किया। तो पार्ट्स यूज जो था एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करना है।
तो उसको हमने पूरा समझ के रिफाइन करके क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी जब हमारे पास रॉ प्लांट आ गया, उस प्लांट को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको जो है रॉ फॉर्म में कैसे उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए भी एक जो है सीजन है, उस टाइम पे हमारे पास प्लांट आ गया, तो उसके अंदर केमिकल कंटेंट पूरा भरपूर होगा और अच्छा होगा। अब एक प्लांट जो है हमारे पास जब सीजन नहीं है तब आ गया, तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमने वही चीज को सही किया कि हमें कैसे जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके, क्वालिटी को मेंटेन करने के बाद फिर हम उसके बाद क्या उसको फाइनल प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाएंगे, उसकी क्या मेजरमेंट्स रहेंगी, क्या क्वालिटीज रहेंगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर फार्मेसी बैकग्राउंड होने की वजह से तो हमें काफी इन चीजों का हेल्प भी मिला। और जैसा आपने बताया कि मैं फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो प्रॉपर लैब्स हमारे पास थी, प्रॉपर इक्विपमेंट हमारे पास थे, तो वो अच्छा एक हमें वहां सपोर्ट मिल गया। और उसके बाद जब उसे कोवेशन के लिए लेके जाना है, तो कोवेशन के ले जाने के बाद प्रॉपर उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसका ये देखना भी प्रॉपर प्लांट फर्मेंटेड हुआ है कि नहीं हुआ, या उसको कब फर्मेंटेशन जो है 100% हो गया, कब निकालना है, कैसे उसको डिस्टिलेशन करना है, कब उसका ऐश बनाना है, कैसे करना है। ये एक मेजर चैलेंजेस थे हमारे लिए। तो वो हमें कम से कम उसके लिए 2 साल लगे, और 2 साल में पूरा हमने वो प्रोटोकॉल बनाया। हमारी बुक भी है, टेक्स्ट बुक ऑफ नोवल टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका, उसमें वो सारे प्रोटोकॉल हमने दिए एज पर द WHO नॉर्म्स। हमने वो प्रोटोकॉल भी बनाए हैं कि किन प्रोटोकॉल से मेरे को मेडिसिन बनाना है, क्या उसका क्वालिटी इंश्योरेंस रहेगा, क्या उसका क्वांटिटी इंश्योरेंस रहेगा, उसका आगे फर्दर डिल्यूशन कैसे करना है, अगर परसेंटाइल डिल्यूशन पोटेंसी में जाना है तो तब कैसे करना है, अगर डेसिमल स्केल पे जाना है तो कैसे जाना है। मतलब ये एक पूरे चैलेंज थे जो ओल्ड और न्यू सिस्टम को मैच करने के, वो सारा मैच करके हमने एक मॉडर्न इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है, जिसका बेस वही ट्रेडिशनल था और रिजल्ट्स भी ट्रेडिशनल है, तो उसको मार्केट में लेके आए। और आप सर शॉक्ड रहेंगे जब मार्केट में ये हमारी मेडिसिन जाती है, तो सेम जैसा एलोपैथी का रिजल्ट रहता है, वैसे ही रिजल्ट सेम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भी आते हैं सर। जी। सर, मेडिसिन के बनाने के बारे में आपने बताया, लेकिन कृपया आप हमें ये बताएं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन है, इनकी किन सोर्सेज से बनाई जाती है। जैसे कि हर एक मेडिसिन के एक, जब हम उसको फॉर्म फॉर्म करते हैं तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन का कोई स्पेसिफिक सोर्स है या हम मल्टीपल सोर्सेज से बनाते हैं, कैसे इसको बनाते हैं? सर इसका जो सोर्स है ये प्योरली हर्बल ही है, जी। यानी इसमें कोई मिनरल्स नहीं यूज करते हम, कोई एनिमल्स नहीं यूज करते। ये एक प्लस पॉइंट है जो हमें होम्योपैथी से या दूसरी पैथी से अलग करती है। यानी हम प्योरली वेजिटेरियन में है सर, और प्योरली वेजिटेरियन में हम सिर्फ प्लांट किंगडम को यूज करते हैं, प्लांट्स को यूज करते हैं, जिसमें हम शर्ब हर्ब्स एंड ट्रीज इनको यूज करते हैं। और इसको यूज करके एक स्पेशल टेक्निक जिसे स्पेथरिक एसेंस कहते हैं या कोबेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग जो है इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी हम इनका वोलेटाइल कंटेंट को अलग निकालते हैं, हम इनके अल्कोहलिक कंटेंट को अलग निकालते हैं, मिनरल कंटेंट को अलग निकालते हैं। जो ये बनाने की हमारी विधि है कोबेशन, ये हमें दूसरी पैथी से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली हमें होम्यो वर्ड लगे की वजह से तो होम्योपैथी के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है। अगर हम होम्योपैथी की टेक्निक्स की बात करें, तो होम्योपैथी जस्ट मदर टिंचर जो है, मदर टिंचर परकुलेशन प्रोसेस है या और प्रोसेस है, उनसे वो बनाते हैं। तो हम बिल्कुल उनसे अलग है। हम लोग पहले रीब्रेक करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हमारा प्लांट है उसको लेते हैं, और फिर उसे रीयूनियन करके, यानी उसका प्योरेस्ट फॉर्म ही हम लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम निकाल देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन जो है दूसरी पैथी से ज्यादा कारगर है और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। जी सर, आपने जिक्र किया एक कोहैबिटेशन प्रोसेस। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोपैथिक के जो चिकित्सक हैं उनकी उत्सुकता होगी इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में जानने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप इसे और डिटेल में ब्रीफ करें तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी हमारे श्रोताओं को मिल पाएगी सर, कोहैबिटेशन प्रोसेस के बारे में। जी। सर कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं, कुछ और पैथीज भी कोऑर्डिनेशन करती है। इसके लिए हमने एक रिसर्च आर्टिकल भी हमारा पब्लिश हुआ है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस पे। तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है जो हम स्पेसिफिक एसेंस का कोऑर्डिनेशन जो है यूज करते हैं। इसमें हम प्लांट्स के प्योरेस्ट फॉर्म को लेते हैं, यानी कुछ लोग कोल्ड प्रोसेस को लेते हैं, कुछ लोग हॉट प्रोसेस को लेते हैं। पर कोल्ड प्रोसेस जो था वो ऑन द स्पॉट बनाने वाला पुराना टेक्निक था। अगर हमें अपनी मेडिसिन को लंबे टाइम तक रखना है, उसकी शेल्फ लाइफ को लेके आ रहा है, तो हमें हॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट है उसको सबसे पहले जो उसके अंदर उसका वोलेटाइल कंटेंट है, यानी जो वो तत्व है या वो कंटेंट है जो रूम टेम्परेचर पर उड़ जाते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं सिंपली
डिस्टिलेशन से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कुदरती तौर पर, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अगर कोई भी चीज को हम लिविंग को रखते हैं तो वो डीग्रेड होती है, डीजनरेशन उसकी होती है। तो यहाँ भी हम जो प्लांट्स हैं उनको डीग्रेड होने के लिए रख देते हैं। और डीग्रेड होने में क्या रहता है, उसके अंदर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस आता है, यानी वो डिग्रेड करके अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से फिर अल्कोहलिक कंटेंट में जाता है। अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को रखेंगे तो वो सड़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर एक गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये कुदरती प्रोसेस है। तो पर इस प्रोसेस में जो डिग्रेडेशन में अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक प्रेपरेशन निकलता है, जिसके अंदर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम फाइटो न्यूट्रिशन या फाइटो कंटेंट कहते हैं वो डिजोल्व होके आ जाते हैं। उनको हम अलग से जो है फिर डिस्टिलेशन करके निकालते हैं और लास्ट जो हमारे पास रह गया वो प्योरेस्ट फॉर्म रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द पल्प। उस पल्प का क्या करते हैं, हम उसका ऐश प्रिपरेशन बनाते हैं, उसकी ऐश बना लेते हैं। और ऐश जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आप भी टीचर हो तो आपको ही पता है जो ऐश वैल्यू है वो भी पौधे की प्योरेस्ट जो है प्योरिटी को निकालने के लिए काम आती है। तो वो ऐश से हमारी परसेंटेज प्योरिटी भी पता लगती है प्लांट की, और साथ में उसमें मिनरल कंटेंट रहता है, उनको भी हम अलग से निकालते हैं। इन तीनों पार्ट्स को जब हम दोबारा रीयूनियन करके उसके बाद दोबारा इनको जो है रीयूनियन करते हैं तो हमारे पास उसका अल्कोहलिक पार्ट भी, उसका वोलेटाइल पार्ट भी, उसका मिनरल पार्ट भी जो हो आ गया। उनको हम फिर कुछ टाइम के लिए रखते हैं। जब वो प्रॉपरली जो उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं सारे, तो फिर वो हमारा फाइनल प्रिपरेशन आता है जिसको हम स्पेक्ट्रिक एसेंस कहते हैं। ये विधि है सर हमारा इलेक्ट्रोमोटाइक दवाइयां बनाने। जी। हाँ सर, क्या इन दवाओं को कोई स्पेसिफिक ग्रुप में बांटा गया है? अगर मैं अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के जो ऐसे नए चिकित्सक हैं या न्यू कमर्स, अगर उनको मैं अगर इस मेडिसिन के पूरे कंप्लीट अगर बेसिक जानकारी देने की बात करें, तो किस तरीके से थोड़ा सा डिटेल में हम उन्हें समझा सकते हैं कि जिससे कि कम से कम उनका इंक्लिनेशन इसमें बढ़े? और क्योंकि आप से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे डिटेल में समझा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी संस्था और आप व्यक्तिगत तौर से इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्या अगर बेसिक अगर मुझे किसी को बताना हो इन शॉर्ट, तो क्या हम बताएंगे कि क्या इसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में किस तरीके से दवाओं की बनाने का, जैसा आपने ऑलरेडी प्रोहिबिशन प्रोसेस बताया, और किस तरीके से हम दवाओं को मैन्युफैक्चर करते हैं? पर क्या ऐसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन एग्जिस्ट करते हैं? जी सर, एक्चुअली मैटी साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया है 114 प्लांट्स को लिया है उन्होंने, कुछ 115 भी कहते हैं। उन प्लांट्स को उन्होंने इतनी खूबसूरती से ग्रुप्स में सजाया, और जब हमने इसकी पूरी रिसर्च की तो हमें ये पता लगा भी उन्होंने इतना ज्यादा जो अपना माइंड लगा के और साइंटिफिक अपनी रिसर्च लगा के इन ग्रुप्स को बनाया, और ग्रुप्स को लगा के इतना इजी वे में जो प्रेजेंट कर दिया हमारे डॉक्टर्स के लिए या हमारे चिकित्सक भाइयों के लिए, भी मेरे ख्याल से किसी और पैथी में इतना कन्वीनियंट नहीं कराया। तो सर फॉर एग्जांपल जैसा एस ग्रुप है तो वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो हमें पता है भी क्योंकि हम लॉ ऑफ नेचर पर चलते हैं, तो लॉ ऑफ नेचर पर हम कहते हैं भी डिसीज इज नथिंग, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है। तो बेटी साहब ने सबसे पहले एस ग्रुप को लेके आए जिसमें मेटाबॉलिज्म रिलेटेड सारी रेमेडीज है। जैसे S1 में उन्होंने पूरी 9 जो है प्लांट्स को रखा, और अगर हम ध्यान से देखेंगे उनका एक एक का केमिकल कंटेंट और एक एक का उनका फार्माकोलॉजी निकाल के देखेंगे तो वो हमारे अलग अलग सिस्टम पर काम करती है सर। उस दौरान 9 ही सिस्टम थे बॉडी के, तो अलग अलग सिस्टम यानी 9 के 9 सिस्टम पर वो प्लांट्स जो है कवर करते हैं। और इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल रेमेडीज कहते हैं। यानी उसमें जैसा एक नर्वस सिस्टम पर काम करेगी, कार्डिक सिस्टम पर काम करेगी, कैसा, तो ऐसा पूरा एक प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बैटी साहब ने दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है सर, उन्होंने बड़े सिंपल वे में इसको डिस्क्राइब कर दिया। उनको पता है भी अगर हमारा आर्टेरियल सिस्टम यानी कार्डिक सिस्टम में कोई गड़बड़ाई तो उन्होंने यस सर। जी। यस सर। तो जैसा मैंने बताया भी बैटरी साहब ने सर बिल्कुल एक सिंपल वे में, एक सिंपलीफाई वे में हमें इतना बढ़िया एक सिस्टम दे दिया है। उन्होंने ग्रुप्स के भी उसी हिसाब से रखे सर। उनका जो प्लांट्स का सिलेक्शन था वो प्लांट्स का सिलेक्शन भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कार्डिक सिस्टम बिगड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ता है, तो हमारे लिए ए ग्रुप है। और उसका नाम देखिए सर, एंजियोटेंसिन एंजाइम हमें पता है सर सारा, तो एंजाइटिको उसका नाम है। ई ग्रुप है सर, वो प्लूरल पेट्रोला ग्रुप यानी प्लूरल के नाम से,
तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। एल ग्रुप लिम्फेटिक हो, वो लिम्फेटिक सिस्टम को करता है। वेन ग्रुप जनरल डिसीजेस के लिए है। वर्म ग्रुप वो वर्मी फीवर के लिए है, या यानी पैरासिटिक और जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रही हो। ऐसे ही सी ग्रुप है तो वो कैंसरोसा ग्रुप है, जहाँ टिश्यूज है और जहाँ इन्फेक्शन आती है। तो ऐसा ये सारे ग्रुप्स जो है सिंपल वे में उन्होंने दे दिए सर। अगर कोई अच्छा प्रैक्टिशनर समझने वाला हो तो जी इनके ग्रुप्स को देखकर और जो प्लांट्स को अगर स्टडी करके भी कौन सा प्लांट्स किस रेशियो में किस ग्रुप में दिया है, तो बड़े इजी वे में जो है फार्माकोलॉजिकली इस क्लासिफिकेशन को समझ के रिजल्ट्स ले सकता है सर। जी सर। जी सर। सर एक एक क्वेश्चन है। हमारे एक डॉक्टर साहब ने उन्होंने पूछा, स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे इसके बारे में पूछूं कि जिस तरीके से होम्योपैथी में हम मेडिसिन की पोटेंसी डिसाइड करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन की पोटेंसी कैसे डिसाइड की जाती है, और किस तरीके से हम ये डिटरमिन कर पाते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक पोटेंसी इस पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं सर। ठीक सर। बिल्कुल सर, ये सबसे हॉट टॉपिक और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी और होम्योपैथी के बीच में, पोटेंशियल डिल्यूशन। सर एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, पोटेंसी और डेसिमल में इतना ज्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है हमारे डॉक्टर्स को। 147, 149, 199। पर मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाता हूं सर। अगर हम 1950 से पहले की बात करें तो हमारे जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे वो अलग अलग थे। यानी हम लोग जैसा इंग्लैंड वाला मेजरमेंट्स लेते थे, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज और लेती थी। मोस्टली जो लेटिन में थी सारी फार्मेसीज, तो जैसा हम हिंदुस्तान में बात करें तो यहाँ पर हम ग्राम्स में नहीं वे करते थे। यहाँ पर हम शेर और दशेर मन इसमें करते थे। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो थी वो मेजरमेंट्स थी। कहीं पर वो फुट पाउंड में चल रहा था, कहीं पर वो मीटर में चल रहा था। तो सारे जो इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट्स जब बनाई गई और सारे वर्ल्ड के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने बैठ के कहा भी सर एक समस्या आ रही है। जब हम लोग और कंट्री में जाते हैं या किसी और जोग्राफिकल रीजन में जाते हैं तो वह वेट एंड मेजरमेंट्स को मेजर करने में बड़ी दिक्कत आती है। जी ऐसे ही प्लांट्स के नाम है, ऐसे ही हर्ब्स के नाम है, उसको हम कुछ बोलते हैं, कुछ कंट्री वाले कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे साइंटिस्ट ने मिलके साइंटिफिक नेम्स एंड वेट एंड मेजरमेंट्स का एक स्केल डिसाइड किया। अगर हम पुरानी फार्मेसी की बात करें तो वहां पर जीरो नहीं था। रोमन इटालियन में 1 2 3 4 आपको पता है वी की शेप में लिखते थे, 5। जी तो वो सिंबल्स थे, नंबर नहीं थे। ऐसा ही जो है हमारी जो था वो जीरो ना होने की वजह से डेसिमल स्केल ही नहीं था। अगर हम देखेंगे तो रोमन में सबसे बड़ा नंबर ही 100 है। इसीलिए हमने क्या किया, 100 को सबसे बड़ा मान के परसेंटाइल सोल्यूशन बनाया, यानी 1:100 पर सेंट। तो अगर तो हम सर 1:100 में अगर कोई बना रहे हैं अपना डिल्यूशन, तो उसको हम पोटेंसी कहेंगे और वो हमारा 1% होगा। पर अब क्या हुआ, 1950 के बाद जब वेट एंड मेजरमेंट एक्ट आया 1948 में आके 50 के बाद वो लागू हुआ अमेंडमेंट्स के साथ। उसमें जो किया उन्होंने कहा भी नाउ द डे ऑल द मेजरमेंट्स आर नाउ इन द डेसिमल स्केल। अब हम सब कुछ डेसिमल स्केल में करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो पुराने अगर हम स्वेटर बुनने के जाते थे तो वो ऑन्सेस में मिलते थे। जी अगर पुराने रेलवे ट्रैक्स पर देखोगे तो रेलवे ट्रैक्स पर जो बड़ी बड़ी टैंक्स बने थे वो गैलन्स में थे। बट वो सब पुराने रह गए। जब ये अमेंडमेंट हो गई इस एक्ट में, ये उस एक्ट में ये पारित हो गया कि अब जो भी कुछ बनेगा वो सारा डेसिमल स्केल पे बनेगा। तो पोटेंसी और डेसिमल स्केल में कोई फर्क नहीं है, इसमें कुछ नहीं। अगर तो हम अपना सोल्यूशन परसेंटाइल में बना रहे हैं तो वो पोटेंसी है, अगर हम उसको डेसिमल स्केल पर बना रहे हैं तो डेसिमल है। अब 1:100 में जो है वो पोटेंसी है। और ऐसे ही जो हमारा जो है अगर हम उसको बात करेंगे सर तो वो ग्राम्स में आती है आगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। हम इसको और वॉल्यूम मेजर करते हैं, पर क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो ग्राम्स में है और हम उसके अंदर से स्पेसिफिक बना रहे हैं, तो ये वेट एंड मेजरमेंट्स वेट ओवर वॉल्यूम है। तो जो हमारा 1:100 यानी 1 पोटेंसी है वो 0.1 ग्राम है इन 1 ml। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सर।
इसमें कोई नहीं होना चाहिए। डेसिबल स्केल अलग है, परसेंटाइल स्केल अलग है। अगर हम अपनी बात करें, जो हमारा D3 है वो हमारी 1000 पोटेंसी है सर, 1:1000। तो जी ऐसे ही हमारे ऊपर ऊपर जैसे आते रहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिर्फ उनको समझना है। अगर परसेंटेज में बनाना है तो पोटेंसी में जाइए, अगर आपको डेसिबल में बनाना है तो डिल्यूशन में चले जाइए। और इन इसको समझाने के लिए पूरा सर एक चैप्टर चाहिए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए। ये आम डॉक्टर जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इस मेजरमेंट को वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम में करता है, बट ये मेजरमेंट वेट ओवर वॉल्यूम में, इसीलिए ये कंफ्यूजन होती है सर। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मैं डेटा टॉपिक। जी उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑडियंस को ये चीजें समझ में आई होगी। और सर, अक्सर जिक्र होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन कैसे अफेक्टिव है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में सर? हाँ सर, कॉम्बिनेशन मेडिसिन में भी एक ऐसा मिथ है सर, सब लोगों को ऐसे लगता है भी S1 और S2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ एक नक्स वोमिका को हटा दिया जाता है, उसकी जगह लाइकोपोडियम लिया है। S5 में हमने उसकी जगह पर जो है बर्बेरिस को लिया है। पर सर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम S1 की कंपोजिशन देखेंगे तो उसके अंदर अगर हाइड्रोसिस कंडेंसस है, उसकी अगर देखेंगे तो उसमें 10 पार्ट्स है। और सेम अगर हम ऐसे ही S2 में चले जाएंगे सर, तो S2 जी में वही कंडेंसस जो है उसकी वॉल्यूम हाफ रह जाती है। तो यानी रेशियो प्रोपोर्शन जो फ्रैक्शनल डोजेज है वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस है सर। उसमें कई कई तो ढाई ढाई गुना हो गए, कई हाफ रह गए, कई कुछ रह गए। तो मेटी साहब ने जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वो कॉम्बिनेशन इसी हिसाब से, क्योंकि 114 प्लांट्स ही है, उन्हीं में से हमें सिनर्जियम लेना है, उन्हीं से हमें एडिटिव इफेक्ट लेना है। तो वो पूरा एक आप तोल के उन्होंने जो है पार्ट्स में डाल रखा है। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, कई बार हम बोलते हैं भी C5 डाल दो, इसके अंदर S5 डाल दो, उसके बाद हम बोलते हैं जी इसके अंदर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी डाल दो। तो हमें लगता है सर वो प्लांट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसा बिल्कुल सही है सर, वो प्लांट्स है। पर जब हम उनका रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो रेशियो प्रोपोर्शन इतना बैलेंस्ड है भी अगर हम दोनों प्लांट्स को इकट्ठा भी डालेंगे तो वो डोज जो है उसकी अप्रोप्रिएट रहेगी, कोई ज्यादा नहीं रहेगी या कम नहीं रहेगी। क्योंकि उनमें जो उसकी मात्रा है वो बड़ी सिस्टोमेटिक वे में जो है डिसाइड करके उसके अंदर डाली हुई है। जी। हाँ सर, लास्ट हमारे एपिसोड में हमारे इनवाइटी सर से मैंने बात की थी, तो बात हुई थी साइड इफेक्ट्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस हद तक क्या ये दवाएं कितनी प्रभावी हैं और इसके साइड इफेक्ट्स में आपका क्या ओपिनियन है सर? बिल्कुल सर। देखिए सर, प्रभावी की जो बात करें तो सर एकदम डायनेमिक और ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसे जब तक आप लोगे नहीं या हमारे डॉक्टर्स लेंगे नहीं तब तक यकीन करना मुश्किल है। हम कैंसर पर जी लेते हैं रिजल्ट्स, किडनी फेलियर पर रिजल्ट्स लेते हैं। अगर हम यूट्राइन फाइब्रोइड, ओवेरियन सिस्ट या इन चीजों पर कहें तो मतलब वो तो बड़ा इजी ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ऑटोइम्यून डिसीजेस पर, जहां पर हमारे पास सिर्फ स्टीरॉयड थेरेपी ही एक ऑप्शन है, वहां पर इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, जहां IgA लेवल जहां पूरा वर्स्ट हो जाता है। तो ऑटोइम्यून डिसीजेस पर भी इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट्स है। इन्फेक्शंस पर तो है ही है। अब जो बात कही आपने साइड इफेक्ट्स की, तो सर ये तो एक सिंपल सी बात है भी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जी अगर हम गलत और उसको गलत मात्रा में या गलत उसमें देंगे तो साइड इफेक्ट मोस्टली आएंगे आएंगे सर। ये तो अगर खाना भी ज्यादा खा ले या पानी भी ज्यादा पी ले तो उसका भी साइड इफेक्ट्स आता है। पर अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जहां तक हमारी प्रैक्टिस रही है, या हमारे दूसरे कुलीग्स हैं या सारे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स जो है, अभी तक हमने कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा जिससे कोई मेजर किसी को लॉस हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो, या पेशेंट ने आके हमें कंप्लेंट किया हो। तो ऐसा कोई अभी आज अभी तक ऑब्जर्व नहीं, हमने ऐसा कोई मेजर जो है साइड इफेक्ट अभी तक नहीं आया इसमें। जी। सर, अगर हम बात करें मेडिसिन जो डॉक्टर्स हमारे देते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात करूं, तो क्या एक्सटर्नल और इंटरनली अगर इस मेडिसिन को किसी को दिया जाता है तो क्या उसमें पोटेंसी की डिफरेंस होती है या वो चीजें कॉमनली ही सब चीजों को हम देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सर। अगर हम इसे एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज, कुछ लोग तो पेरेंटल भी ले रहे हैं इंजेक्शन से, जी तो नेचुरली बायोअवेलेबिलिटी का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमें क्रोनिक डिसीज में लेना है, यानी जो बहुत ही लाइलाज बीमारी है, लंबे समय से चल रहा है, तो वहां पर अपना डिल्यूशन हम जो है पूरा कम रखेंगे। जिसे लाइटर डोज हम कह देते हैं, वो D6 से लेकर D10 में भी हम चले जाएंगे। क्योंकि जितना भी क्रोनिक डिसीज रहेगी वहां पर जितना हम लाइटर डोज देंगे उतना ज्यादा इफेक्ट रहेगा। अगर हम लोकल एप्लीकेशन की बात करें तो लोकल एप्लीकेशन में सर हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी।
क्योंकि उसने सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाना, वो लोकली टॉपिकली एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके अंदर सिस्टम में जाएगी, तो वहां पर हमें हाई में जाना है। या कुछ फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल जैसा पेन है, स्नीजिंग है, डिहाइड्रेशन है या कफ है, तो उस केस में हम रैपिड डोज, यानी रैपिड डोज मतलब उसमें सीधा D3 में भी हम देंगे, हम हायर डोजेस में देंगे। और सर सबसे अच्छी बात है हमारी प्रैक्टिस में जो हमने नोट किया है, रैपिड डोज में सर रिजल्ट्स जो है विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स जो है पेशेंट्स को आ जाते हैं रैपिड डोज में। एक बार पेशेंट रिलीव हो जाता है, उसके बाद प्रॉपर हम उसको डायग्नोस करके और उसके बाद उसका पूरा प्रॉपर डिल्यूशन और डोज डिसाइड करके फिर हम उसका जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं सर। जी, इट मीन्स ये वेरी करता है और हम एज पर द कंडीशन चीजों को हम सजेस्ट करते हैं। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो फाइनल डिसीजन रहता है या फाइनल जो देखो, जो हमारा फिजिशियन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ऑन द स्पॉट उसी को डिसाइड करना है सर हमें कौन सा डिल्यूशन देना है, इसको रैपिड डोज देनी है या टॉपिकल देना है। और टॉपिकल में सो हमारे मसाजेस है सर, या हमारे हॉट कंप्रेस है या हमारे कोल्ड कंप्रेस है, उनका इतना अच्छा रिजल्ट है पेन मैनेजमेंट पर, और साथ में जो है हमारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स पर अमेजिंग रिजल्ट्स हैं सर। जी हाँ सर, जिस मेडिसिन को हम सजेस्ट करते हैं या जिसका सिलेक्शन होता है, जैसा कि मुझे ये जानकारी है कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में हम उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल या कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम को देख करके करते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसका बेसिक पैरामीटर क्या होता है और किस चीजों को ध्यान में रख करके मेडिसिन पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है? सर सर बेसिक जो था हमारा, जो पहले का सिस्टम था उसमें हम टेम्परामेंट्स को देखते थे, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते थे सर। पर नाउ अडे आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, तो लोग बायोकेमिस्ट्री रिपोर्ट्स करवा के आते हैं, सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स करवा के आते हैं, तो डायग्नोसिस से हमारा इजी है। और कॉम्बिनेशन हमारे बिल्कुल बैठी साहब ने पहले ही हमें रेडी करके दिए हुए हैं, तो उसमें हमें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब हम सीधा ही जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स हैं या हमारा सीटी स्कैन, या उनको हम अब देखते हैं, उसका फिजिकल कंडीशन देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ग्रुप्स जो है उनको हम कंबाइन करके और फिर हम उसको डिलीवर करते हैं पेशेंट्स के लिए। जी सर, मैं बात करना चाहूंगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, और खासतौर से कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि इसके मेडिकल प्रूवन एविडेंस के बारे में। तो जब वे कोई डॉक्टर, और मैं व्यक्तिगत तौर से आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या उसका अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा जगत में कोई मेडिकल प्रूवन एविडेंस है, या उस पे ये टीम आपकी काम कर रही हो, तो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना करें सर। बिल्कुल सर। जस्ट टू टाइम सर हम जो अपने डॉक्टर्स हैं इनकी टीम है, हमारा रिसर्च टीम अलग से है हमारी, उसके बाद जो है रिसर्च टीम के साथ जो है क्लिनिकल रिसर्च टीम भी है सर। क्लिनिकल रिसर्च टीम जो है टाइम टू टाइम हम लोग जो एविडेंसेस क्रिएट करते हैं, जो हम क्रॉनिक डिसीजेस पर रिजल्ट्स लेते हैं, उन रिजल्ट्स को हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करते हैं सर। उन डॉक्यूमेंटेड करके उनके प्रॉपर फॉर्म्स फिल होते हैं, फॉर्म्स फिल होने के बाद पेशेंट फीडबैक रहता है, और सबसे बड़ी बात है सर पेशेंट का कंसेंट भी उसमें जरूरी रहता है, तो हम पेशेंट से कंसेंट भी लेते हैं। वो कंसेंट लेके इवन जैसा अभी अप्रूवल के लिए आईडीसी कमेटी बनी है, तो टाइम टू टाइम हम उनको भी वो रिपोर्ट्स देते हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स देते हैं। अभी लेटेस्ट हमने 13 को जो अगस्त को जो है क्लिनिकल डेटा अवार्ड भी रखा था, जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स ने अपने जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स दिए हमें, रिकॉर्ड्स अभी हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स को भी हम सारा वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं सर, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है सर। वेरीफाई करके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको क्लिनिकल पब्लिश भी किया जाता है। यानी अगर अभी हमारे पीछे जो है यूट्राइन फाइब्रोइड पर जो हमने एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया है, डायबिटीज पर हमने एक पूरा पीएचडी किया है सर, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने पूरा पीएचडी किया है उस पर। तो ऐसा जो ये सारे हम इवेंट्स और जो डाटा लेते हैं उनके उनको हम डॉक्यूमेंटेड करके उनका आगे फर्दर प्रोड्यूस भी करते हैं इसको सर। सर, इस क्लिनिकल ट्रायल में ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसे साइंटिफिक प्रूवन करने में एक बहुत बड़ी ये, मुझे लगता है कि ये एविडेंस के रूप में ये एक अच्छा सोर्स काम कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसका मूल्यांकन या इवेल्युएशन की मैं बात करूँ तो कैसे किया जाता है, और क्या इसका कोई मानक है, या किस आधार पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ ये सारी चीजें अप टू द मार्क? बिल्कुल सर। सर उसके लिए हम दो चीजों को दो हमने पैरामीटर लगाए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल स्टडी, जैसा भी हमने डायबिटीज पर किया है, उसमें पूरा पीएचडी किया, 6 साल लगा। तो हमने एनिमल्स को सिलेक्ट किया, उनको फिर हमने डायबिटीज का जो मेडिसिन दिया, कंपैरेटिव स्टडी की एलोपैथी के साथ, प्लेसिबो के साथ। तो इसको हम एनिमल मॉडल्स क्या देते हैं सर, वो एनिमल मॉडल पे हमारी स्टडी रहती है। और उसके बाद क्लिनिकल स्टडी रहती है सर। क्लिनिकल स्टडी का मतलब है जो डॉक्टर्स हैं वो टीम में जुड़े हुए हैं सारे, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं भी आपके क्लिनिक में जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आप उनका डाटा जो है ऐसा बनाइए, उनको प्रॉपर डाटा फॉर्म हमने दे रखे हैं। उसमें जब पेशेंट उनके पास आता है वो प्रॉपर उसकी जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करके उनको रिकॉर्डेड करते हैं। उसके बाद उनका प्री रिपोर्ट्स, जब वो उनके पास आए थे तब किस कंडीशन में आए, उनकी रिपोर्ट्स पैथोलॉजी सर। यस सर, हम बात कर रहे थे फॉलो अप और इसके इवेल्युएशन के बारे में। हम किस तरीके से इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के फॉलो अप और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, प्लीज आप इस पे थोड़ा सा डिटेल में हमारे ऑडियंस के लिए शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सर ऐसा हमने मटीरिया मेडिका में भी पूरा अपना जो है प्रोटोकॉल भी दिया है। तो इसमें हमें दो चीजें, एक तो जो मेडिसिन है हमारी सर उसका क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाना पड़ेगा, जो हमने काफी सारे ड्रग्स का किया भी है। और दूसरा जो हमारी बात हो रही थी वो हो रही थी भी हम जो अपना मेडिसिन का फार्माकोलॉजिकल या क्लिनिकल जो है हमारा, उसको कैसे हम स्टैंडर्डाइज करें। तो उसके लिए सर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया आपको भी, हम लोग उसके लिए क्लिनिकल डाटा प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को हम प्रॉपर एक डाटा फॉर्म देते हैं, जिसमें जब पेशेंट्स आते हैं तो वो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो कब आया, उसका जब वो आया तब क्या उसकी फिजिकल स्टेटस क्या था उसका, उसके पास जो उसकी रिपोर्ट्स थी, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स या उसकी बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स या फिर उसका सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स है, स्कैन्स है, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। फिर टाइम टू टाइम उसको हमने क्या दिया, कौन सा ग्रुप दिया, उसके बाद क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुई, और एट द लास्ट जब वो ठीक हो गया तब उसकी रिपोर्ट्स जो थी, यानी पहले जो बिफोर वाली थी और जो आफ्टर वाली थी, उसकी सबमिशन रहती है। और साथ में पेशेंट का प्रॉपर कंसेंट रहता है भी आप मेरा इस डाटा को कहीं पब्लिश कर सकते हो या किसी संस्था को आप सबमिट कर सकते हो। तो ऐसा हम पूरा एक डाटा जो है बनाते हैं सर, जिसको टाइम टू टाइम हम इंटरनेशनल पेपर्स में भी पब्लिश करते हैं, और जो जैसा कि आईडीसी कमेटी बनी हुई है तो उनके सामने भी ये प्रोड्यूस करते हैं सर। जी सर, एक प्रश्न है। जैसे हमारे जो नए चिकित्सक हैं, उन चिकित्सकों अभी भी इलेक्ट्रोहोपैथिक की मेडिसिन की बात की जाए तो बहुत सारे कंफ्यूजन और उहापोह की स्थिति रहती है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको और मुझे लगता है कि हमारे जुड़े सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अभी भी कोई भी स्पष्टीकरण, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नए चिकित्सक हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हैं। जब वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी मुझे लगता है कि अलग अलग पद्धति और अलग अलग तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उन्हें ये सुझाव देना चाहूंगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो नए ऐसे डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट करते समय उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ऐसे मानक हैं जिससे कि उस चीज को ध्यान दे करके अपने प्रैक्टिस को वो और प्रभावी बना सकते हैं सर। जी सर। सर जो हमारे नए चिकित्सक हैं या जो चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो सर प्रॉपर जो है हमारी मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप जो है कहाँ काम करता है, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है। क्योंकि बेटी साहब बड़ा अच्छा हमें जो है एक सिस्टम देके गए और बड़ा इजी है इसको सीखना और बड़ा इजी है इसे इम्प्लीमेंट करना। तो जो बेसिक मेरे सजेशन है भी, किसी भी जो चिकित्सक है वो प्रॉपर इन ग्रुप्स को पढ़ के फार्मूलेशन बनाना सीखे, ना कि हम किसी की फार्मूलेशंस को फॉलो करें। और क्लिनिकल जो रिजल्ट्स है, क्लिनिकल रिजल्ट्स जो है वो ऐसा नहीं है 100 के पीछे एक को आ गया, दो को आ गया, वो ठीक हो गया। हमें कम से कम अगर 10 मरीज एक ही बीमारी के आए हैं तो 9 जो है ठीक होने चाहिए। अगर 9 आपके मरीज उस फार्मूलेशन से ठीक हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वो क्लिनिकल जो रिकॉर्ड है हमारे पास या वो क्लिनिकल रिजल्ट है। अगर 8 या 7 भी ठीक हो रहे हैं तो हम उसे क्लिनिकल रिकॉर्ड और क्लिनिकल नहीं कहेंगे। इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फार्मूलेशन अगर आप किसी से ले भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही फार्मूलेशन किसी को दे रहा हूँ, तो हमें सबसे पहले तो फार्मूला देने वाले को ये पूछना पड़ेगा, सर आपने इस ग्रुप में मुझे ये फार्मूलेशन में ये ग्रुप क्यों दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मूलेशन आपको दे रहा है डायबिटीज के लिए, टीबी के लिए, तो आप उससे ये पूछिए, सर अगर आपने इसमें सी ग्रुप दिया है, C2 दिया है, C5 दिया है, सी
4 दिया है। ये क्यों दिया है, इसमें क्या ऐसी चीज है कि हम वो डायबिटीज वाले पेशेंट को दें? इसमें ऐसा क्या है अभी हम वो नर्वस वाले पेशेंट को दें? ऐसा क्या है अभी हम ओवेरियन सिस्ट वाले को दें? ऐसा क्या है? तो ये जब सवाल हम सेल्फ एनालाइज करेंगे सर, या हमारे जो टीचर्स हैं उनसे पूछेंगे, तब हमारी प्रैक्टिस जो है वो रिफाइन होके आएगी सर। हमारे रिजल्ट्स जो है वो 100% आएंगे, जो जिसे हम सही क्लिनिकल रिजल्ट्स कहते हैं वो आएंगे। नहीं तो यही रहेगा भी कहीं रिजल्ट आया और कहीं नहीं लाया। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सारे जो प्रैक्टिशनर है, थोड़ा सा अपडेट होके सर, एजुकेशनल अपडेटेशन होके हम प्रॉपर क्लिनिकल रिजल्ट्स की तरफ जाए सर। प्रोफेसर सिंह, जैसे कि आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी टीम ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे न्यू प्रैक्टिशनर के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप ऐसे नए प्रैक्टिशनर, अगर वो आपके माध्यम से जुड़ते हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और कैसे आप उनको इस विषय में उनकी मदद कर सकते हैं? सर इसके लिए हमारी प्रॉपर फ्री क्लासेस चलती हैं। हर सैटरडे जो है हमारा प्रॉपर सेंटर है, उसमें फ्री क्लासेस रहती है। और बड़े दूर दूर से, मतलब 400 500 किलोमीटर से भी लोग जो आते हैं वो क्लासेस लेते हैं। इवन जो ज्यादा दूर से लोग आते हैं उनके लिए हमने रहने की व्यवस्था भी कर रखी है। वो लोग अगर आए, उनके रहने का यहाँ पर हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, वो आके यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं पंजाब बठिंडा में। और दूसरी बात है सर, हम कुछ रैपिड प्रोग्राम भी रखते हैं। जैसे जो प्रैक्टिशनर ऑलरेडी प्रैक्टिस में है तो हम लोग एडवांस के लिए भी रखते हैं। जैसे एडवांस सीएमई रखते हैं हम, तो वो हम क्वार्टर ईयरली रख लेते हैं। उसके अंदर हम कोई भी एक टॉपिक लेते हैं। जैसा अगर आप मेरे पेज पे जाओगे तो उसमें कार्डिक पर था पीछे, उसमें प्रॉपर अलग अलग हम लेक्चरर्स बुलाते हैं। जैसे सुरेंद्र पांडे जी आ गए, मैं आ गया, मैडम है हमारे वरिंदर कौर, वो है अनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए या क्लिनिकल्स के लिए। तो ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स उसमें आते हैं, और हम लोग उसमें जो है एडवांस जो है, कैसा डायग्नोस करना है, कैसा करना है, कैसे प्रैक्टिस में आना है, कैसे फॉर्मुलेशंस को हमने रिफाइन करना है, ये सब चीजों की हम टाइम टू टाइम क्लासेस रखते हैं सर। तो हमसे जुड़ सकते हैं लोग, और ये क्लासेस ले सकते हैं। हाँ सर, मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को और इस कार्य को सुनने वालों के लिए ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे लोग जो वाकई में डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं और विशेष इस क्षेत्र में कुछ विशेष जानकारी अर्जित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि इस कार्यक्रम के अंत में जो डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, उस डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब की उपलब्धियों के साथ साथ उनके पेज के लिंक भी शेयर होंगे आपसे, तो आप उसको उसके थ्रू भी ढेर सारी जानकारियां आप एकत्रित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोपैथिक के आविष्कारक काउल सीडरमैटी जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आता है, अब इसका आप स्पष्टीकरण और इसकी पुष्टि आप करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या इस मेडिसिन जब ये अस्तित्व में आई, तो शायद उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के नाम से ये शायद इसे नहीं जाना गया। तो ये किस नाम से जाना गया और वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालने का काम करें सर। सर इसमें थोड़ा सा जो है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है। मोस्टली जो लोग भी जो है इलेक्ट्रो वर्ड से कंफ्यूज हो जी। जाते हैं। अभी तो सब लोग जानकार हो गए। स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया तो हमसे लोग यही पूछते थे, भी साहब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तो नहीं यूज करते, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स तो नहीं यूज करते? तो उस टाइम जो समय की मांग थी, होम्योपैथी होम्योस्टेसिस पर जो है स्टेब्लिश हुई थी। इलेक्ट्रो वर्ड जो था उस टाइम पे बायो एनर्जी से, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। हमारी बॉडी में सबसे छोटे आयंस जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रो वर्ड है, जैसे अभी भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह देते हैं, ओआरएस के को भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सारा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है, सेल की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल के अंदर भी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाते हैं। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी अगर हम दिल का धड़कने की बात करें, मसल्स को अगर हम उसकी खुलने करने की या न्यूरो की बात करें, सब करें, तो कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रोइड्स जो है, जो हमारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इन्वॉल्व है। तो मेरे ख्याल से जो है ये इलेक्ट्रो वर्ड जो है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये वहीं से इजाद हुआ है, और वहीं से जो इसका नाम जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पड़ा है सर। जी। सर, अब और समय हमें ऑलरेडी निर्देशित कर चुका है कि अब समय है समापन का, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैसेज
जो बड़े ब्रीफ में आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, और आपके माध्यम से जिससे कि वो उससे प्रेरित हो, आने वाले समय में इलेक्ट्रो के लिए कुछ और भी सार्थक प्रयास कर सकें, तो सर आपका एक बड़ा ब्रीफ मैसेज हमारे दर्शकों के सर बस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म का, डॉक्टर लाल जी का, और हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी का, परमेंद्र पांडे जी का, मैडम वरिंदर जी का, जिन्होंने मिलके ये इलेक्ट्रोमोपैथी को इस स्तर पर लेके आए हैं। तो छोटा सा मैसेज जो है सब इलेक्ट्रोमोपैथी के लिए मेरा ये रहेगा सर, ये एक साइंटिफिक पैथी है सर, ये मिथोलॉजी नहीं है, इसको साइंस की कसौटी पर ही हमें करना है सर, यहाँ पर बिल्कुल साइंटिफिकली। और ऐसे रिजल्ट्स इस पे अमेजिंग रिजल्ट्स है, अगर ये बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर लेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे सर। और साइंटिफिक, मेरा मतलब यही रिक्वेस्ट है सबसे भी, इसको साइंस की कसौटी पर ही पढ़ के और किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे सर। ये मैसेज है सर। लिए। जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, बहुत 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 धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से हमारे साथ से जुड़े हुए जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और देख रहे हैं, उनको ढेर सारी जानकारियां मिली होंगी, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसके बारे में अक्सर हम सोचते हैं लेकिन हमें लगता है कि उसकी क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण की बात करें तो कहीं इसका अभाव रहता है। तो आपके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर हमें मिले हैं। और मैं एक बार फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक टॉक की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में मैं फिर प्रयास करूंगा, हम बहुत जल्दी एक नए कार्यक्रम जहां पर हम क्लिनिकल ट्रायल्स लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आप जैसे विज्ञजन, आप जैसे अनुभवी लोगों की जो भी अनुभव है, उस अनुभव को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे निश्चित रूप से मैं एक बार फिर आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्रों, मैं अब आपको बता दूं कि अब समय है आप सभी से विदा लेने के लिए। जैसा कि आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डॉक्टर सिंह को सुना और बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर आपको मिले होंगे। और अभी भी आप जब भी अगर डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उनके डिटेल इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर किया जा रहा है। तो मैं अब देता हूं अपने वाणी को विराम और करता हूं आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।